माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम फिजिक्स के बारे में। क्या मुझे सपने में आते हैं ये न्यूमेरिकल्स के? ये इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली नॉट। एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोलो, क्वेश्चन बैंक बोलो, फलाना ढिमका, सब एनालाइज करके दीज आर माय टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। क्या इतने ही करके जाएंगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। हमें और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहना है, लेकिन इतने तो करके ही जाना है। दैट इज द बॉटम लाइन, बिकॉज इनमें से आने का चांस बहुत ज्यादा है। एग्जाम में वैल्यू कहीं पे चेंज हो सकती है, लेकिन जो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल होता है ना, वो इन्हीं में से आता है। एंड मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं फ्रॉम योर चैप्टर ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। तो अगेन बॉटम लाइन क्या है? इतने तो करके ही जाने हैं। शायद आपने साल भर न्यूमेरिकल्स नहीं किए होंगे, आपको डर लगता है, उसका खौफ आपके जहन में दौड़ रहा है, लेकिन प्लीज इतने तो करके जाना। दीज आर वेरी वेरी सिंपल। सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। A metal ball of mass 5 kg falls from a height of 490 मीटर। कुछ बातें आपको पहले यहीं पे बता देता हूं, वो बातें हम याद रखेंगे, फिट कर लेंगे दिमाग में, एंड फिर आगे चलते हैं। नाउ हमारे पास ये 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन बाय हार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। जी क्या होता है? स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इन्हीं तीनों फॉर्मूला को यूज करके हम काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। नाउ अगर कोई चीज नीचे गिरती है, समथिंग इज फॉलिंग डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के डायरेक्शन में वो गिर रहा है, तो हमारा g का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। वी विल हैव पॉजिटिव g। ठीक है, जब कोई चीज ऊपर जाती है, हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है? डाउन, लेकिन हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, लाइक दिस। तो स्मॉल g का वैल्यू क्या रहेगा? यहां पे नेगेटिव रहेगा। सिंपल, कोई चीज नीचे गिर रही है तो पॉजिटिव जी, कोई चीज ऊपर जा रही है, ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस जी लगेगा। इतना अपने दिमाग में फिट हो गया है। ठीक है, एंड यहां पे आपको दिख रहा है मास 5 kg बोला है, लेकिन इन तीनों इक्वेशंस में m कहीं पे भी नहीं है, मास का कोई लेना देना नहीं है। तो ये मास 5 kg सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, इसका अपने न्यूमेरिकल में, अपने सॉल्यूशन में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें यहां पे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, स्मॉल जी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव। आइए शुरू करते हैं। ये रहेगा हमारा मेटल का बॉल। मास दिया है तो हम लिख देंगे गिवन के अंदर, मास है 5 kg। अब वो नीचे गिरा, कितना नीचे गिरा? 490 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना? 490 मीटर। अच्छा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? वो नीचे गिरने के लिए कितना टाइम ले रहा है, तो मुझे क्या फाइंड करना है? टी फाइंड करना है। एंड जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए समझ लेते हैं इसको। गिवन लिख देंगे, मास 5 kg, डिस्प्लेसमेंट 490 मीटर, नीचे गिर रहा है वो। ठीक है, स्मॉल जी का वैल्यू दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड जब कोई चीज नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब वो मेरे हाथ में था, अभी तो उसका वेलोसिटी जीरो था ना, जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है जब वो नीचे गिरता है। तो इनिशियल वेलोसिटी u विल बी 0 मीटर पर सेकंड। आई होप दिस वर्क्स, टूटा नहीं? हाँ ठीक है, चल रहा है। अब टू फाइंड, मुझे ढूंढना क्या है? आई नीड टू फाइंड द टाइम, उसको नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लग रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास 3 फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला में देखो v दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी। क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है? नहीं है, तो पहला वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। दूसरे फॉर्मूला में भी v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या हमारे पास है? नहीं है, तो दूसरा वाला भी नहीं चलेगा। तीसरा वाला फॉर्मूला s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या हमारे पास ये सब कुछ है? s 490 मीटर दिया हुआ है, u 0 दिया हुआ है, t हमें फाइंड करना है, g की वैल्यू 9.8 दी हुई है, तो हमारा तीसरा फॉर्मूला चलेगा, हम t फाइंड कर सकते हैं। चलो आ जाओ, फॉर्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सोल्यूशन देखते हैं। s क्या है? 490, तो लिख देंगे इक्वल्स टू u इज 0, 0 मीटर पर सेकंड, 0 लिख दो, इनटू t टाइम हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ, हाफ रहेगा, इनटू g का वैल्यू 9.8 इनटू टी स्क्वायर। सिंपल, सॉल्व करते हैं। 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। नाउ 2 1 जा 2, 4.9 जा बराबर है, तो लिखो 490 इक्वल्स टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। करेक्ट है यहां तक? अभी 4.9 जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में, तो 490 अपॉन 4.9 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इस तरह से आ गया। अब थोड़ा और इसको काट लो यार, 1 जा एंड 100 जा 490 बराबर है। नाउ 100 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो रूट ले लो 100 का। 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा यार? 10, टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड, टाइम सेकंड में होता है, तो डब्बा बना दो इसके ऊपर क्यूट सा, एंड आंसर लिख दो नीचे। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज नथिंग बट 10 सेकेंड्स।
चलते हैं अगले वाले पे। दूसरा सवाल 2 रुपए के लिए। An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसको नीचे गिरने के लिए लगते हैं 5 सेकंड एंड वो 5 सेकंड में कितना नीचे गिरता है, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा उसका 5 मीटर। तो ये लोग ने क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये लोग ने पूछा है। बहुत सिंपल, आइए सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा, कितना नीचे गिरा, डिस्प्लेसमेंट वाज 5 मीटर, कितने समय में गिरा, टाइम दिया था 5 सेकंड, और क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 रहेगी, है ना, शुरुआत में तो 0 रहेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज 0 मीटर पर सेकंड। ढूंढना क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g। अभी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 3 फॉर्मूला है मेरे पास। देखो पहले फॉर्मूला में फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो ये वाला नहीं चलेगा। दूसरे में भी फाइनल वेलोसिटी है, वो भी नहीं चलेगा। तीसरा वाला, क्या हमारे पास s दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, यस। क्या हमारे पास टाइम है 5 सेकंड, यस। तो क्या हम g निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सोल्यूशन, s क्या है 5 मीटर इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू t 5 सेकेंड्स, 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू g हमें फाइंड करना है इंटू t स्क्वायर 5 का स्क्वायर। बहुत सिंपल, चलो सॉल्व करते हैं। 5 इक्वल्स टू 0 इंटू 5 इज 0, खत्म हो गया, हाफ इंटू g हमें फाइंड करना है इंटू 5 का स्क्वायर क्या रहेगा 25, तो लिख दो 25। अब ये 2 को यहाँ पे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे एंड ये 25 को डिनोमिनेटर में डाल देंगे। तो आओ 5 इंटू 2 बटे मतलब अपॉन 25 इक्वल्स टू g। अभी g इक्वल्स टू 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। सिंपल मैथमेटिक्स आहे रे, करा सॉल्व पटकन। 10 अपॉन 25, इसको कट करते हैं, चलो आ जाओ। 5 से काटेंगे, 5 2 जा 5 5 जा, अभी क्या करोगे 5 1 जा 0.5 4 जा 20 होता है ना, तो 0.4 हो जाएगा आंसर। तो g का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, g इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डब्बा बना दो इसके ऊपर क्यूट सा एंड आंसर लिख दो नीचे। द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म हो गई बात। अगला करते हैं, तीसरा सवाल, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए देखते हैं। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। बॉल को ऊपर फेंका, कितना ऊपर गया 5 मीटर। किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है इस पॉइंट पे, फिर वो बॉल नीचे गिरेगा, करेक्ट है। तो फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट वाज 0 मीटर पर सेकंड, ये हमने लिख दिया। ढूंढना क्या है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, u हमें फाइंड करना है एंड g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा सॉल्यूशन, चलो गिवन डेटा, कितना ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट वाज 5 मीटर, ठीक है। g की वैल्यू, किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो g क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो g हम -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे, करेक्ट है। एंड ऊपर जाके वो बॉल रुक गया तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी, ये भी हमने लिख दिया है। ढूंढना क्या है भैया, इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करनी है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मेरे पास 3 फॉर्मूला हैं। पहले वाले में देखो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है लेकिन t हमारे पास नहीं है, तो पहला वाला नहीं चलेगा। तीसरा वाला देखो, इसमें भी t है, t स्क्वायर, तो तीसरा वाला भी नहीं चलेगा। तो कौन सा लगाएंगे, दूसरा वाला। क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, यस। u हमें फाइंड करना है, g हमारे पास है, s भी हमारे पास है, तो क्या लगेगा भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। आइए सोल्यूशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। नाउ व्हाट इज v, v क्या है तुम्हारा 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू u स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस 2 इंटू g का वैल्यू हम -10 लेंगे तो ब्रैकेट में -10 लगाएंगे यहाँ पे, इंटू s क्या दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 लिख दो। अब देखो 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर वैसा ही है, 2 इंटू -10 -20 इंटू 5 -100 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर -100 लिखेंगे। अब क्या करोगे, 100 को लेफ्ट में लेके जाओ, तो 100 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, क्या करोगे रूट लो ना यार, तो क्या आएगा, u इक्वल्स टू 100 का रूट लो 10 आ जाएगा, तो 10, u क्या है वेलोसिटी है, तो यूनिट क्या रहेगा मीटर पर सेकंड। डब्बा बनाओ दो उसके ऊपर 10 मीटर पर सेकंड एंड आंसर लिख दो। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वाज 10 मीटर पर सेकंड। अगला वाला करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। देखो क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। बॉल को ऊपर फेंका
तो वो 500 मीटर ऊपर गया, ऊपर जाके वो एक पॉइंट पे रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है एंड फिर बॉल फिर से नीचे गिरता है। करेक्ट, ऊपर गया, रुका और नीचे गिरा। हमें ढूंढना क्या है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यू फाइंड करना है एंड हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, बॉल को ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, हमें ये फाइंड करना है। टोटल टाइम ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है एंड वी विल अज्यूम g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहानी समझ में आई? फटाक से बता दो। बॉल ऊपर गया 500 मीटर, रुका, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर बॉल नीचे आया, मुझे उसकी इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी है एंड मेरे को टोटल टाइम ढूंढना है। सोल्यूशन, गिवन डेटा लिख दो, डिस्प्लेसमेंट कितना, 500 मीटर ऊपर गया था, ठीक है। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका है तो जी का वैल्यू हम माइनस लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड बॉल ऊपर जाके रुक जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी v इज 0 मीटर पर सेकंड। नाउ ढूंढना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करनी है एंड मेरे को टोटल टाइम निकालना है, ऊपर जाके नीचे आने में कितना लगेगा टोटल टाइम। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जस्ट लाइक द लास्ट न्यूमेरिकल, हम सेकंड वाला यूज करके पहले u फाइंड करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसको यूज करके वी विल फाइंड t फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, मेरे को मिलेगा u इनिशियल वेलोसिटी, देन आई विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन टू फाइंड t। करेक्ट है, लेकिन ये जो t है ना, इट इज जस्ट द टाइम टू गो अप, बॉल को ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है वो मुझे मिलेगा। मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम, ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगा, तो टोटल टाइम रहेगा 2 टाइम्स t। जितना समय ऊपर जाने लगता है उतना ही समय नीचे आने लगता है, सो माय टोटल टाइम विल बी 2 टाइम्स t। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, थोड़ा फटाफट जा रहे हैं बिकॉज ये सब रिवीजन है, आपने साल भर किया हुआ है ये, वी आर रिवाइजिंग इट फास्ट। चलो सॉल्यूशन, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, इक्वल्स टू यू स्क्वायर मुझे फाइंड करना है प्लस 2 इंटू g का वैल्यू -10 लगाएंगे इंटू s क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट क्या है 500 मीटर। नाउ 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर एज इट इज है, 2 इंटू -10 -20 हो जाएगा इंटू 500, -20 इंटू 500 -10,000। ठीक है, अब इस 10,000 को तुम लेफ्ट में लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 10,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, रूट ले लेंगे 10,000 का विच विल कम टू 100। ठीक है, तो u का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। डब्बा बना देंगे। अब मुझे बताओ, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, g भी है, कैन वी फाइंड t यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस gt? यस वी कैन। नाउ फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इक्वल्स टू u, अभी हमने फाइंड किया 100 था, ठीक है, प्लस g का वैल्यू -10 इंटू t, बहुत सिंपल। चलो तो 0 इक्वल्स टू 100 -10 इंटू टी विल बी -10t, इस तरह से लिखेंगे। अब ये -10t को लेफ्ट में लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10t इक्वल्स टू 100, तो t विल बी 100 अपॉन 10, काट लो यार, काट लो काट लो काट लो काट लो काट लो, 1 जा एंड 10 जा, तो फाइनली t क्या मिल गया तुमको, इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। डब्बा बना दो। लेकिन ये 10 सेकेंड क्या है, दिस इज द टाइम टू गो अप, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम ऊपर जाने लगता है उतना ही टाइम नीचे आने लगता है, तो तुम्हारा टोटल टाइम विल बी 2 टाइम्स t, तो 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। इस पे बनाओ डब्बा एंड फाइनल आंसर लिखेंगे, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वाज 100 मीटर पर सेकेंड एंड द टोटल टाइम टेकन टू कम बैक टू अर्थ इज 20 सेकेंड्स। क्लियर हो गई बात? अगला वाला पांचवा सवाल, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा गया था। आइए देखते हैं क्या बोलता है। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। लोखंड का गोला दिया है जिसका वजन दिया है 3 किलो, उसको हमने 125 मीटर के हाइट से छोड़ा एंड वो फ्रीली नीचे गिर गया। गिवन डेटा थोड़ा सा यहाँ पे लिख दो, मास 3 kg, लेकिन इस मास का अपने न्यूमेरिकल में कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, कितना नीचे गिरा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 125 मीटर, एंड जब बॉल ऊपर था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, छोड़ोगे तो वेलोसिटी बढ़ती है, करेक्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी u वाज 0 मीटर पर सेकंड, इतना हमने लिख दिया। क्लियर है बात? गिवन डेटा क्लियर हो गया। नाउ अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन ये भी दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है,
टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, बॉल को पूरा नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, टी फाइंड करना है पहली बात। एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब बॉल यहां पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी वो फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, मतलब क्या सर, ध्यान से सुनना। अज्यूम करते हैं बॉल को नीचे पहुंचने के लिए, पूरा नीचे गिरने के लिए 10 सेकेंड लगते हैं, ठीक है, उसको नीचे गिरने के लिए 10 सेकेंड लगते हैं अज्यूम। तो 5 सेकेंड पर मतलब हाफ द टाइम पे बॉल कितना नीचे आया होगा एंड ग्राउंड से उसका हाइट कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। आई नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाइट फाइंड करना है ht/2, t/2 मतलब क्या, हाफ टाइम। हाफ टाइम पे ग्राउंड से उसका हाइट कितना है ये मुझे फाइंड करना है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बोर्ड एग्जाम में पहला और दूसरा सवाल पूछा गया था फॉर 3 मार्क्स। तीसरा वाला सवाल हम करेंगे बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसका बोर्ड में आने का चांस बहुत कम है। फिर भी करके जाओ भाई, करके जाना, तीनों करके जाओ, ओके। लेकिन 3 मार्क के लिए कितना आ सकता है, पहला और दूसरा, पूरा तीनों नहीं पूछते फॉर 3 मार्क्स। एंड 5 मार्क का न्यूमेरिकल वैसे ही नहीं आता, मैक्सिमम न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए ही पूछा जाता है। तो कहानी समझ में आ गई है, तो आइए गिवन डेटा लिखते हैं। मास दिया हुआ है 3 किलो, जिसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी लिख देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है तो लिख दो। अच्छा, बॉल नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में गिर रहा है, तो ऐसा पचका हो जाता है मेरा कभी कभी, कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना था उसका, 125 मीटर, एंड ग्रेविटी पॉजिटिव रहेगा बिकॉज वो नीचे गिर रहा है, तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी हो गई। एंड बॉल जब ऊपर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वो भी लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी u वाज 0 मीटर पर सेकंड। अब ढूंढना क्या है, सबसे पहले टाइम, उसको नीचे गिरने को टाइम कितना लग रहा है वो फाइंड करना है। दूसरा, नीचे जब पहुंचेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी वो फाइंड करना है। एंड तीसरा, हाइट एट हाफ द टाइम ht/2, ये मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। अब मेरे पास 3 फॉर्मूला है। देखो, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। पहला तरीका, आप सेकंड इक्वेशन यूज करके पहले फाइनल वेलोसिटी निकालो। पहले क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी, उसको यूज करेंगे इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड मुझे टाइम मिल जाएगा। पहला तरीका, फाइंड फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट एंड देन टाइम, ये आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका, पहले थर्ड इक्वेशन यूज करके टाइम निकालो, थर्ड इक्वेशन से पहले टाइम निकालो एंड उसको बाद में फर्स्ट इक्वेशन में डालो, तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। हम यहां पे कौन सा तरीका यूज करेंगे, पहले हम टाइम निकालेंगे यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, टाइम, एंड बाद में उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। आर यू क्लियर, मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग, इतना समझ गया? तो शुरू करते हैं, चलो। एंड ये ht/2 कैसा निकालने का वो लास्ट में देखेंगे। चलो, केस 1, आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन टू फाइंड द टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 125 मीटर इक्वल्स टू u इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इंटू टी मुझे फाइंड करना है, प्लस हाफ रहेगा, इंटू जी कितना दिया हुआ है 10 इंटू टी स्क्वायर, सिंपल। अच्छा, 125 इक्वल्स टू 0 इंटू टी, 0 हो गया, खत्म हो गया। नाउ इधर काटो, 2 1 जा एंड 2 5 जा, तो अब मेरे को क्या मिलेगा, 5 इंटू टी स्क्वायर। 5 को यहां पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 125/5 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। फिर से इसको काटेंगे, 5 1 जा एंड 5 25 जा, 5 25 जा 125 होता है ना। तो मेरे को बताओ, मेरे को मिला टी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो टी क्या रहेगा, √25 विच इज नथिंग बट 5, तो टी क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 सेकेंड्स। इस पे बना दो डब्बा, पहला आंसर मिल गया, यहां पे लिख दो, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड। क्या यहां तक की बात क्लियर है? उसको नीचे गिरने को टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। नाउ केस 2, मुझे उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस gt। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस g कितना था 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू टी हमने फाइंड किया 5 सेकेंड, तो मेरे को v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 50 मीटर पर सेकेंड। इसको भी बना दो डब्बा, सेकेंड आंसर मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है हाइट एट
हाफ द टाइम, ht/2। तो मुझे एक बात बताओ, हाफ टाइम क्या रहेगा, t/2। t का वैल्यू मेरे को मिला 5/2 विल बी माई हाफ टाइम इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। अभी ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, यहां तक समझा ना। हाफ टाइम 2.5 सेकेंड होता है, टोटल टाइम 5 सेकेंड होता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड होती है, इतना हमने ढूंढ लिया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डिस्टेंस फाइंड करेंगे कवर्ड बाय द बॉल एट 2.5 सेकेंड। मतलब बॉल को 2.5 सेकेंड में वो कितना नीचे आया, जब हमने बॉल को छोड़ा तो 2.5 सेकेंड में वो कितना नीचे आया, ये मैं पहले फाइंड करूंगा यूजिंग दिस इक्वेशन, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। इससे मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, 2.5 सेकेंड में अपना बॉल कितना नीचे आया, बाद में मेरे को उसका हाइट मिलेगा यहां से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, s फाइंड करना है, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी, 0 इंटू टी 0 हो गया, सीधा लिख देंगे 0, प्लस हाफ इंटू जी कितना है 10 इंटू टी अपन क्या लेंगे 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा, अभी यहां पे थोड़ा काट लेंगे, 1 जा आणि 5 जा, 2 5 जा 10, तो s इज इक्वल टू 0 खत्म हो गया, 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर क्या रहेगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 6.25, यू विल गेट 31.25। तो मुझे बताओ ये 31.25 क्या है, ये डिस्टेंस है 31.25 मीटर। 2.5 सेकंड में अपना बॉल 31.25 मीटर नीचे आया। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 125 मीटर, तो ये हाइट क्या रहेगी, दिस विल बी 125 माइनस 31.25, कम ऑन यस और नो, टोटल कितना है 125 है, तो ये हाइट क्या रहेगा 125 माइनस 31.25, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम इज नथिंग बट 125 माइनस 31.25 विच इज नथिंग बट 93.75 मीटर। ये क्या कहानी यहां तक समझ में आ रही है? तो अब फाइनल आंसर लिख दो सारे, डब्बा बना दे वो यहां पे। एंड सेकंड आंसर क्या मिला था, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड एंड हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम वाज 93.75 मीटर। यहां हो जाते हैं सारे आंसर समाप्त। इज दिस क्लियर? अगला वाला देखते हैं, 6th क्वेश्चन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा गया था, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं क्या बोलता है। What would be the value of g on the surface of the earth? अर्थ के ऊपर g की वैल्यू कितनी होगी if mass was twice, मास डबल हो गया एंड रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इट इज नाउ, रेडियस हाफ हो गया, मास डबल हो गया, रेडियस हाफ हो गया। एक नया अर्थ बनाते हैं, चलो ये वाला, ये मेरा ओरिजिनल अर्थ है और ये नया वाला अर्थ है। ओरिजिनल अर्थ का मास है m, तो नए वाले अर्थ का मास m डैश विल बी 2 टाइम्स m, मास बिकेम ट्वाइस, बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, अर्थ का ओरिजिनल अर्थ का रेडियस r है, तो नए वाले अर्थ का रेडियस r डैश विल बी, रेडियस हाफ हो गया ना, तो r डैश विल बी हाफ टाइम्स r। ये गिवन डेटा आपको समझ में आ गया, मास डबल हो गया, रेडियस हाफ हो गया, मुझे इस अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g फाइंड करना है। चलो गिवन डेटा फटाक से लिख दो, m डैश क्या है 2 टाइम्स m एंड r डैश क्या है हाफ टाइम्स r। इसको हम r अपॉन 2 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, m डैश 2m, r डैश क्या हो गया r अपॉन 2। अब मुझे ढूंढना क्या है, मुझे g डैश फाइंड करना है, नए वाले अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा g डैश, दैट वी हैव टू फाइंड। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो g का फॉर्मूला क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेसिक फॉर्मूला gm अपॉन r स्क्वायर, इसी को यूज करने वाले हैं हम टू गेट द सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले आई विल राइट द value for g dash. G dash will become capital G, universal gravitational constant, into m dash, नए वाले अर्थ का मास, g into m dash upon r dash का होल स्क्वायर। सिंपल, तो नए वाले अर्थ के लिए मैंने इस फॉर्मूला को मॉडिफाई किया हुआ है, g m dash upon r dash होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अब हम g dash इक्वल्स टू कैपिटल G एज इट इज, m dash के जगह पे वी विल राइट 2m, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, गिवन डेटा में जो वैल्यू दिया है उसको हमें सब्सटीट्यूट करना है, तो g इंटू 2m लिख सकते हैं यहाँ पे, m डैश के जगह पे 2m लिखा, अपॉन r डैश के जगह पे वी विल राइट r बाय 2 द होल
स्क्वायर लाइक दिस। क्या यहां तक की बात सिंपल है? चलो अब क्या करेंगे, जी डैश इक्वल्स टू 2 को साइड में ले लो यहां पे, तो 2 इंटू जी एम डिवाइडेड बाय, यहां पे डिवीजन का साइन दे रहा हूं मैं, ये लाइन हटा के डिवीजन का साइन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं यहां पे इस तरह से। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इस डिवीजन के साइन को अगर मैं हटा के मल्टीप्लाई डालता हूं तो ये पूरा जो आर स्क्वायर अपॉन 4 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 2 इंटू जी एम एज इट इज इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8, तो इसको लिख दो 8 इंटू जी एम एज इट इज, जी इंटू एम अपॉन ये आर स्क्वायर यहां पे नीचे आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरा पार्ट है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट स्मॉल जी फॉर द ओरिजिनल अर्थ, है ना, दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट जी, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, पहले जी डैश इक्वल्स टू 8 लिखा मैंने, एंड इस पूरे पार्ट को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा विथ जी, तो अपने नए अर्थ का ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल अर्थ। इज दिस क्लियर? डब्बा बना देंगे इसके ऊपर क्यूट सा, एंड वी विल राइट द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम 8 टाइम्स। तो अगर मास डबल हो जाता है और रेडियस आधा हो जाता है तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। दैट्स इट। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या बोलता है, मेरे पास 2 टंगस्टन बल्ब्स हैं ऑफ वॉटेज 50 वॉट एंड 60 वॉट। 2 बल्ब है मेरे पास, पहले वाले का वॉटेज कितना है 50, दूसरे वाले का वॉटेज है 60। लेकिन सर व्हाट इज वॉटेज? देखो वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड। व्हेन आई से 50 वॉट मतलब ये बल्ब 50 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करता है। वॉटेज क्या होता है, उसका बेसिक एनर्जी कंजम्पशन, उसका पावर कंजम्पशन। सो व्हाट इज 60 वॉट, 60 जूल्स पर सेकेंड वो एनर्जी खा रहा है, 60 जूल्स पर सेकेंड खा रहा है, ये उसका पावर कंजम्पशन हो गया। वेरी सिंपल, वॉटेज मतलब क्या, उसका पावर कंजम्पशन। अभी ये दोनों बल्ब 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे चलते हैं, हमारे सर्किट का वोल्टेज कितना रहेगा, 220 वोल्ट्स, ठीक है। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन दोनों बल्ब को हमने इस तरह से पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है ऊपर नीचे। हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, हमारा क्या होता है, हमारा मेन कंडक्टर जो है ये वाला, उसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा ये हमें ढूंढना है। आइए समझते हैं। बैटरी लगा देते हैं विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। मुझे बताओ पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट्स, गिवन डेटा है। अच्छा, करंट कितना फ्लो होगा डिपेंड्स ऑन द पावर कंजम्पशन, इट डिपेंड्स ऑन द वॉटेज ऑफ द बल्ब, ठीक है। बल्ब का जो पावर कंजम्पशन है, वॉटेज है, उसके ऊपर हमारा करंट डिपेंड करता है, कितना करंट होगा, ठीक है। एंड जब हम करंट पास करते हैं इन अ पैरेलल कनेक्शन, करंट क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। चलो पास करो करंट, करंट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है बिटवीन द टू बल्ब्स। सो I1 इज द करंट जो फर्स्ट बल्ब में से पास हो रहा है, एंड I2 इज द करंट जो सेकंड बल्ब में से पास हो रहा है। याद रखना मेरी बात, पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। वोल्टेज रिमेन्स सेम, करंट विल बी स्प्लिट। तो हमें क्या ढूंढना है, टोटल करंट इन द मेन कंडक्टर, ये जो बाहर का कंडक्टर है ना, उसके अंदर टोटल करंट कितना फ्लो होगा। इट विल बी नथिंग बट I1 दैट इज द करंट इन फर्स्ट बल्ब प्लस I2 करंट इन द सेकंड बल्ब। सिंपल, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है यहाँ पे। चलो गिवन डेटा लिख दो। पहले वाले बल्ब का पावर कंजम्पशन इज P1 विच इज नथिंग बट 50 वॉट्स, ठीक है, 50 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी वो खा रहा है। P2 इज द पावर कंजम्पशन ऑफ सेकेंड बल्ब, कितना है 60 वॉट, एंड वोल्टेज कितना है अपने सर्किट का 220 वोल्ट्स। अच्छा, ढूंढना क्या है, टोटल करंट इन द मेन कंडक्टर, ठीक है, करंट ढूंढना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, P इक्वल्स टू VI। इस फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करो, ये जो V है ना वोल्टेज का, उसको हम P के नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, I करंट इज इक्वल टू P पावर अपॉन V वोल्टेज, I इक्वल्स टू P अपॉन V। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। चलो सॉल्यूशन, हमने क्या बोला, करंट इन द मेन कंडक्टर इज नथिंग बट I1 प्लस I2 बराबर है। अच्छा, अब मुझे बताओ I1 क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। I1 विल बी नथिंग बट P1 पावर कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट बल्ब अपॉन वोल्टेज, V कॉमन है 220 ही रहेगा, एंड I2 क्या रहेगा,
P2 पावर कंजम्पशन ऑफ सेकंड बल्ब अपॉन वोल्टेज। तो अभी इस फॉर्मूला में हम इसको और इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। चलो, तो I मेन कंडक्टर का करंट इज इक्वल टू P1 अपॉन V, ठीक है, प्लस P2 अपॉन V। ये आ गया और ये आ गया, I1 I2, ठीक है। अब मुझे बताओ P1 क्या है तुम्हारा, अच्छा V कॉमन है, तो P1 प्लस P2 अपॉन कॉमन V लिख देंगे इस तरह से। अब इसको सॉल्व करो, I इक्वल्स टू P1 का वैल्यू डालो 50 प्लस P2 का वैल्यू डालो 60 अपॉन वोल्टेज कितना है 220। अभी ऐड करो ना, चलो 50 प्लस 60 गिव्स मी 110 अपॉन वोल्टेज कितना है 220। काटम काटी हो जाएगी यहाँ पे थोड़ी सी, 0 0 काटो, 1 जा 2 जा, 1/2 क्या होता है, नथिंग बट 0.5, है ना। तो करंट मिल जाएगा अपने को 0.5 एम्पियर एंड डब्बा बना देंगे उसके ऊपर बहुत बढ़िया सा क्यूट सा, एंड नीचे आंसर लिख देंगे द करंट फ्लोइंग इन द मेन कंडक्टर इज नथिंग बट 0.5 एम्पियर्स। इजी, सिंपल। अगला देखते हैं, 8th क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी सिंपल, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा गया था, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन खाएगा। 500 वॉट टीवी सेट इन 30 मिनट, मतलब मेरे पास एक टीवी है, इसका पावर कंजम्पशन है 500 वॉट, मतलब 500 जूल्स पर सेकंड ये खाता है। इसको मैंने 30 मिनट तक चलाया, करेक्ट, एंड 600 वॉट हीटर इन 20 मिनट्स, मेरे पास हीटर है, इसका पावर कंजम्पशन है 600 वॉट, 600 जूल्स पर सेकंड ये खाता है, एंड इसको मैंने 20 मिनट के लिए चलाया। तो इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसने खाई, ये हमें ढूंढना है। आइए समझते हैं, गिवन डेटा लिख दो। P1 पावर कंजम्पशन ऑफ टीवी कितना है भाई तुम्हारा 500 वॉट। T1 कितने टाइम तक आपने टीवी को चलाया, 30 मिनट तक चलाया। अब आप इसको मिनट्स में भी रख सकते हो, मिनट से भी आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा खुजली है तो मिनट को हम आर में, घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 60। तो बेसिकली 30/60 इज इक्वल टू 1, काट के दिखाना पड़ेगा, काट के दिखाऊंगा मैं, 1 जा 2 जा, है ना, 1/2 आर, आधा घंटा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, हर चीज काटने की जरूरत नहीं है। वैसे P2 पावर कंजम्पशन ऑफ हीटर कितना है 600 वॉट, 600 जूल्स पर सेकंड वो एनर्जी खाता है, उसका टाइम कितना था 20 मिनट। अगेन कन्वर्ट टू आर, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 20/60 इज इक्वल टू 1/3, 1/3 घंटा, 1/3 घंटा, ठीक है। ढूंढना क्या है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन खाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, लिसन ध्यान से सुनना, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी कंजम्पशन पर सेकंड, पावर इज एनर्जी कंजम्पशन पर सेकंड इनटू टाइम, कितने टाइम तक हम उसको चला रहे हैं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड मिल जाएगा। समझ रही है मेरी बात, आइए करते हैं, चलो सॉल्यूशन। पहले टीवी सेट की बात करते हैं, टीवी सेट के लिए पावर इनटू टाइम करेंगे, 500 वॉट इनटू आधा घंटा, इसको थोड़ा काटो खोलो, 1 1 जा एंड 250 जा। तो मुझे टीवी का टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना आया 250, पावर का यूनिट क्या लिया है हमने, वॉट लिया है, एंड टाइम हमने आर में लिया है, तो यहां पे अपन आर लिखेंगे, तो 250 वॉट आर। अगर आप इसको मिनट्स में रखते 30 मिनट्स, तो यहां पे आपका जो भी आंसर आता वो वॉट मिनट में होता, ठीक है। आपका यूनिट क्या बनता, वॉट मिनट, हमने आर लिया है तो वॉट आर हो गया, सिंपल 250 वॉट आर अपना टीवी कंज्यूम कर रहा है। चलो, अगर आपको थोड़ा और जानना है तो मैं एक और बात बताता हूं। आपने अगर थोड़ा सोचा तो आपको समझेगा कि एनर्जी का यूनिट होता है जूल, है कि नहीं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो सर ये वॉट आर क्या चीज है, इसको अपन थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। 250 वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इनटू आर क्या होता है 3600 सेकेंड्स, है ना। गिन लो चाहिए तो 60 मिनट्स होती हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स, लिख दो यहाँ पे 3600 सेकंड्स। अब क्या होएगा, अब क्या होगा मालूम है, सेकंड सेकंड कट हो जाएगा, 250 इंटू 3600 आप करोगे
तो आपको आंसर किस में आएगा? जूल्स में आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वॉट आर लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जूल्स में अगर आपको लिखना तो ऐसे करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। वॉट आर इज ऑल्सो फाइन। आपको अगर वॉट मिनट में लिखना है तो भी चलेगा। कभी कभी ना मैं पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा बता देता हूं, कोई बात नहीं। आई होप समझ में आ रहा है। चलो हीटर की बात करते हैं। तो इसका पावर कंजम्पशन कितना है? 600 वॉट इंटू 1/3 घंटा हमने उसको चलाया, तो 3 1 जा, कर लो, कट कर लो, कर लो, कर लो, 1 जा एंड 200 जा, ठीक है। तो 200 वॉट आर इज द कंजम्पशन ऑफ द हीटर। तो किसने ज्यादा खाया? टीवी ने खाया। तो आंसर लिख देंगे टीवी विल कंज्यूम मोर एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर। अगला देखते हैं। तो आते हैं हीट चैप्टर के अंदर। 9th क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क के लिए पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोलता है। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहली बात तो पानी का यहाँ पे मास दिया हुआ है 5 kg। उस पानी को हम गर्म करेंगे, उसको गर्म करेंगे फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और गिवन डेटा हमें दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट सी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। सर ये तो हम बाय हार्ट कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मतलब भी आपको मैं यहाँ पे 1 मिनट में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास 1 kg वाटर है, 1 किलो पानी है मेरे पास, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। 1 किलो पानी का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो मुझे उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1 किलो कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलो कैलोरी इज रिक्वायर्ड पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बड़ा यूनिट है, इसका छोटा यूनिट भी होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरे पास 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो मुझे उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये होता है छोटे वाले यूनिट का मीनिंग। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का मतलब अगर हमें समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अच्छा, डेल्टा टी क्या रहेगा यहाँ पे? डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हमेशा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लेंगे। अभी हायर टेम्परेचर मेरा 100 है, लोअर टेम्परेचर मेरा 20 डिग्री था, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस विच इज नथिंग बट 80 डिग्री सेल्सियस। इतना गिवन डेटा समझ में आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा हमने लिख दिया है, मास लिख दिया है, डेल्टा टी लिख दिया एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये हमने लिख दिया। नाउ ढूंढना क्या है मेरे को? टोटल हीट एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड क्यू, ये हमें ढूंढना है। फॉर्मूला देखो, तुम्हारे चैप्टर में, हीट चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला है एंड इसमें सबसे लोकप्रिय फॉर्मूला होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन द टेम्परेचर डेल्टा टी। दिस विल गिव मी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, सिंपल एज दैट। चलो सॉल्यूशन, Q इक्वल्स टू मास कितना दिया है 5 इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी है 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80। तो 5 इंटू 80 करोगे तो क्या आ जाएगा तुमको? सीधा सीधा 400। यूनिट क्या रहेगा इसका? किलो कैलोरीज। अब ये किलो कैलोरी हमने यहाँ पे यूनिट लिया तो है, लेकिन वो आया कैसे यूनिट, ये भी अगर हमें जानना है तो ये हम डिराइव भी कर सकते हैं। 2 मिनट में आपको बता देता हूं। अच्छा, ये एग्जाम में आपको करके ऑब्वियसली नहीं दिखाना है, ये तो मेरी खुजली है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वाला जो इक्वेशन है 5 इंटू 1 इंटू 80, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 5 kg, ठीक है। यूनिट्स लिख रहा हूं मैं 5 kg इंटू 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, इस तरह से, बराबर है। स्पेसिफिक हीट का हमने यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है एंड 80 डिग्री सेल्सियस। तीनों चीज का मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है, तो अब ध्यान से देखना क्या होता है। केजी केजी कट हो जाता है इस तरह से, यूनिट्स को भी हम काट सकते हैं बाय द वे, यस। एंड डिग्री सेल्सियस कट हो जाता है, तो बचता क्या है? 5 इंटू 80 400 एंड किलो कैलोरी बचता है। तो क्या मिलेगा मेरे को? 400 किलो कैलोरी। क्या ये बात समझ में आई? यूनिट्स को भी आप डिराइव कर सकते हो कि आपको अगर कंफ्यूजन है कि फाइनल मेरा जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो इस तरह से हम यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। डब्बा बना देंगे, इसके ऊपर क्यूट सा आंसर लिख देंगे। हीट एनर्जी कितनी लगने वाली है मेरे को? 400 किलो कैलोरी लगने वाली है। वेरी सिंपल आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। 10th न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही मजेदार है, समझ लोगे तो सॉल्व कर लोगे। देखो क्या बोलता है।
A copper sphere of 100 ग्राम mass is heated to raise its temperature to 100 डिग्री सेल्सियस। हमने लिया कॉपर का गोला, इसका मास कितना है 100 ग्राम्स, उसको किया नीचे से हमने गर्म एंड उसका टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक रेज किया। देखो लाल हो गया एकदम। इसको इट इज रिलीज्ड इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम्स एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरी मीटर। ध्यान से देखना, ये जो ऑरेंज कलर का आपको डब्बा दिख रहा है ये आपका कॉपर का कैलोरीमीटर है, उसके अंदर पानी है, पानी का मास कितना है 195 ग्राम्स एंड टेम्परेचर बोला है 20 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, पानी का टेम्परेचर अगर 20 है तो ये कॉपर के कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, बिकॉज पानी एंड कैलोरीमीटर आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तो दोनों का टेम्परेचर कितना रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। गोले को, गर्मा गर्म गोले को हमने पानी के अंदर डाल दिया इस तरह से, तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल हीट एक्सचेंज होगा, गोला विल लूज हीट, मेरे साथ साथ बोलो, गोला विल लूज हीट, वाटर विल गेन हीट, कैलोरीमीटर विल ऑल्सो गेन हीट। गोला विल लूज हीट, वाटर विल गेन हीट, कैलोरीमीटर विल गेन हीट। सिंपल। अच्छा, हीट एक्सचेंज हो गया। इफ द मास ऑफ द कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम्स, इसका कैलोरीमीटर का मास बोला है 50 ग्राम्स, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। मतलब ये लोग एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हैं, ध्यान से सुनना। हीट एक्सचेंज कब तक होता है, जब तक हर चीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मतलब अंत में क्या होगा, आपके गोले का, इस पानी का और कैलोरीमीटर का, तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। हीट एक्सचेंज कब तक होती है, जब तक सब हर चीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। हमें फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, फाइनल टेम्परेचर। कहानी समझ में आई? अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना, कंसेप्ट के ढूंढना क्या है, तो बहुत आसान हो जाता है। चलो गिवन डेटा लिख देंगे। क्या लिखते हैं सबसे पहले, मास। अच्छा, तीनों के बारे में बात करेंगे, कॉपर, वाटर एंड कैलोरीमीटर। कॉपर का स्फीयर, पानी एंड कैलोरीमीटर, इनके मास के बारे में बात करेंगे। कॉपर के स्फीयर का मास कितना था 100 ग्राम्स, पानी का मास था 195, कैलोरीमीटर का जो डब्बा था उसका मास था 50 ग्राम। ठीक है भाई, ये सब हम ग्राम में ले रहे हैं, करेक्ट। स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, इसका यूनिट क्या लिया है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अभी इसको हमने ग्राम में रखा है बिकॉज ये मास भी हमने ग्राम में लिया हुआ है, ठीक है। कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 0.1 कॉपर का, ठीक है। वाटर का कितना होता है, 1 होता है। एंड ये कैलोरी मीटर भी किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है ना, तो उसका भी क्या रहेगा 0.1। कॉपर के स्फीयर का भी 0.1 एंड कैलोरी मीटर का भी 0.1। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब T1 मतलब क्या, इनिशियल टेम्परेचर, शुरुआत का टेम्परेचर। गोले को गर्म करके 100 डिग्री पे लेके गए थे, तो इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है इट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी का टेम्परेचर कितना बोला था, 20 डिग्री सेल्सियस। एंड कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर 20 डिग्रीज ही रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया था। यहां तक समझ में आया, इनिशियल टेम्परेचर लिखा। एंड T2 विल बी द फाइनल टेम्परेचर, इन तीनों का फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा, कैपिटल T, वो हमें ढूंढना है। सो टू फाइंड, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड कैपिटल T। फॉर्म्युले, मुले, भरपूर मुले आहेत बघा। हीट लॉस बाय द कॉपर स्फीयर, मैंने आपको क्या बोला, हीट लॉस बाय कॉपर स्फीयर इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर, पानी भी हीट गेन कर रहा है, प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। अब हीट लॉस्ट को, हीट लॉस्ट बाय द स्फीयर, इसको मैं बोलूंगा Q, कैपिटल Q। हीट गेन्ड बाय वाटर, इसको मैं बोलूंगा Q1, प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, इसको मैं बोलूंगा Q2। सो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। एंड अपना हीट का बेसिक फॉर्मूला होता है M इंटू C इंटू डेल्टा T, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन द टेम्परेचर, डेल्टा T। डब्बा बनाओ इसके ऊपर, ये अपना मेन फॉर्मूला है, इसको यूज करके अपने को पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यहां तक कहानी समझ में आई? करना क्या है, प्रसाद बांटना है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। अच्छा, Q का फॉर्मूला क्या है, MC डेल्टा T, एंड Q हीट लॉस बाय द कॉपर स्फीयर इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। इतना समझा? अब देखो सुनो, सोल्यूशन, सोल्यूशन, वो वाला सोल्यूशन, कमलेश था ना वो, हाँ कमलेश, कमलेश का सोल्यूशन। कॉपर के बारे में बात करेंगे। हीट लॉस्ट बाय द कॉपर स्फीयर Q, it will be M into C into delta T, mass of copper sphere, specific heat capacity of copper sphere, copper, and change in temperature of copper sphere। ठीक है, फिर मैं वाटर की बात करूंगा। Q1
हीट गेन्ड बाय वाटर, मास ऑफ वाटर m1 इंटू C1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T1, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, पानी हीट गेन कर रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर कैलोरीमीटर की बात करेंगे, Q2 हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर इज m1 m2 मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू C2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा T2, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? फ्रॉम 1 2 3 हमें क्या पता है, Q हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्फीयर इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। इसी फॉर्मूला को अपने को यूज करना है। आ जाओ, अब Q के जगह पे हम क्या लिखेंगे, MC डेल्टा T लिखो, M इंटू सी इंटू डेल्टा T बराबर है इक्वल्स टू Q1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, M1 C1 डेल्टा T1 लिख दो, M1 इंटू C1 इंटू डेल्टा T1। ठीक है, एंड Q2 के जगह पे क्या लिखेंगे, M2 इंटू C2 इंटू डेल्टा T2। अब इन तीनों का इक्वेशंस हमें लिखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस वाले इक्वेशन को देखते हैं, हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्फीयर। मुझे बताओ मास ऑफ कॉपर स्फीयर कितना है, 100 ग्राम्स। याद रखो मास कितना है, 100 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.1 एंड डेल्टा टी क्या रहेगा, देखो मास कितना है, 100 है, स्पेसिफिक हीट 0.1 है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अपना गोला ठंडा हो रहा है तो उसका हायर टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड लोअर टेम्परेचर विल बी द फाइनल टेम्परेचर कैपिटल टी। तो 100 माइनस टी, दिस इज माय डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आ रही है? उतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ रही है? चलो इसके बारे में बता मेरे को। हीट गेन्ड बाय वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है, 195 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, 1 होता है, एंड डेल्टा T1 चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या रहेगा, मास, स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, पानी हीट गेन कर रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर है इट विल बी हायर, कैपिटल टी विल बी हायर, माइनस इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, T माइनस 20। सिंपल, समझ में आ रही है बात? अच्छा, प्लस M2C2 डेल्टा T2 हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है, 50, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर 0.1 एंड इसका भी चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। 3 इक्वेशन आपको समझ में आए कैसे बनाए हमने? मुश्किल नहीं है, अगेन थोड़ा दिमाग लगाओगे, पॉज करो, सोचो उसके बारे में, आसान है। अब इनको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। 100 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 100 माइनस टी एज इट इज हमने लिखा, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यहाँ पे 195 इंटू 1 क्या रहेगा, 195 इंटू टी माइनस 20, 195 इंटू टी माइनस 20 एज इट इज, प्लस 50 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 टी माइनस 20 इस तरह से। अब ब्रैकेट को ओपन करो, 10 इंटू 100 कितना हो गया, 1000, 1000 माइनस 10 टी, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इक्वल्स टू टी माइनस 20 को कॉमन ले लो, देखो इधर भी टी माइनस 20 है, इधर भी टी माइनस 20 है, कॉमन ले लेंगे टी माइनस 20 एंड 195 प्लस 5 इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1000 माइनस 10t इक्वल्स टू टी माइनस 20, 195 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 200। ब्रैकेट को ओपन करो, 1000 माइनस 10t एज इट इज इक्वल्स टू 200t माइनस 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 4000, 200t माइनस 4000। रीअरेंज करेंगे, 4000 को लेफ्ट में लेके जाएंगे, 10t को राइट में लेके जाएंगे, तो 1000 प्लस 4000, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, एंड ये माइनस 10t इसको अपन राइट में ले लेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 200t प्लस 10t। इस तरह से यहां तक का बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है? ठीक है, अलजेब्रा का एग्जाम आप लिख के आए हो आज, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपका अलजेब्रा का एग्जाम खत्म हो गया, तो ये सब तो आना मांगता है। ऐड करो चलो, 1000 प्लस 4000 5000 इक्वल्स टू 200t प्लस 10t इज 210t। डिवाइड करते हैं, आ जाओ, तो कैपिटल T विल बी इक्वल टू 5000 अपॉन 210। इसको थोड़ा सा कट करेंगे, बाकी का कटिंग आप खुद करोगे, 0 0 काटो, अभी इसको आप सॉल्व करो। 500 अपॉन 21 ये आप सॉल्व करो, इतना डिवीजन आपको आना मांगता है, इक्वल्स टू 23.8 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा फाइनल टेम्परेचर है तीनों चीजों का। डब्बा बना दो इसके ऊपर, कॉपर के स्फीयर का भी फाइनल टेम्परेचर, वाटर का फाइनल टेम्परेचर एंड कैलोरीमीटर का फाइनल टेम्परेचर सेम है, 23.8 डिग्री सेल्सियस। तो लिख दो भाई, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी 23.8 डिग्री सेल्सियस। यहां पे होता है आपका ये वाला न्यूमेरिकल समाप्त। आई होप समझ में आया है।
अगला वाला देखते हैं। यहां तक अगर आपने सक्सेसफुली वीडियो को देख लिया तो आपके सारे डिफिकल्ट वाले सवाल खत्म हो चुके हैं। इसके आगे बस चिंदी चपाटी सम्स बचते हैं। आइए उनको मिलकर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या बोलता है। अगेन आस्क फॉर 2 मार्क्स। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम दिया हुआ है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये हमें ढूंढना है। एंड गिवन डेटा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या? ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाही समजलं? बघा, ये जो टुकड़ा दिख रहा है, कांच का टुकड़ा, ग्लास का स्लैब है फॉर एग्जांपल, दिस इज माय मीडियम एंड इसके बाहर चारों तरफ क्या है? वैक्यूम। तो हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो बेसिकली क्या है ना, वैक्यूम मेरा फर्स्ट मीडियम है एंड ये मीडियम ग्लास का टुकड़ा, फॉर एग्जांपल दिस मीडियम इज माय सेकंड मीडियम। तो दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम, सिंपल। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है वैक्यूम से एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। अब आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, n to 1, refractive index of second medium with respect to first medium, it is equal to v1 upon v2. By the way, this is the correct way of writing. पुराने टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ था, लेटेस्ट टेक्स्ट बुक आप देखोगे ना तो इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें भी वो लोग ने थोड़ा गफला किया है, उसमें भी वो लोग ने ऐसा 1 ऊपर लिखा है, ठीक है। This is how they are writing in the new textbook. Refractive index of second medium with respect to first medium is v1 upon v2. v1 मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सॉरी माय बैड, इधर क्या आएगा? 2 आएगा। v1 अपॉन v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब मेरे को बताओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वैक्यूम में, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कॉल्ड c एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज v। तो मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सिंपल, c अपॉन v। अब ये अपने को दिया हुआ है गिवन डेटा, बस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। तो c का वैल्यू डालेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन v का वैल्यू डालेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको काटेंगे, ये कट, दिस इज 1 जा एंड दिस इज 2 जा, करेक्ट। तो मेरे को आंसर क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 2, डब्बा बना दो उसके ऊपर क्यूट सा, खत्म हो गई बात। आई होप यहाँ पे आपके कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो गए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सही तरीके से लिखते कैसे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2। तो फॉर्मूला भी समझ में आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर इन योर एग्जाम। प्रॉपरली गिवन डेटा लिखो, वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी इन वैक्यूम, ठीक है। टू फाइंड लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एंड सॉल्यूशन लिखेंगे, बहुत सिंपल, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2 मार्क्स, सिंपल। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम चैप्टर लेंसेज, वेरी सिंपल, आस्क फॉर 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। आइए देखते हैं। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर प्लस 1.5 डायोप्टर्स, पावर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एफ फाइंड करना है। व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है, ये अपने को ढूंढना है। सिंपल सवाल, इसका सिंपल सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन डेटा, पावर दिया है प्लस 1.5 डायोप्टर्स, टू फाइंड फोकल लेंथ, एफ फाइंड करना है। फॉर्मूला एक में वो फॉर्मूला पावर का क्या होता है? पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, लेकिन ये एफ आपको किस में मिलता है? मीटर में मिलता है, सिंपल। चलो सॉल्यूशन लगाते हैं। पावर कितना दिया है? प्लस 1.5 इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। एफ को ले लेंगे न्यूमरेटर में, 1.5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.5। डेसिमल देख के मेरे को घबराहट होने लगती है तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा, एफ इक्वल्स टू 10 अपॉन 15, ठीक है। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अभी थोड़ा सुंदर दिख रहा है, इसको काट लो, 2 जा आणि 3 जा, बराबर कट नहीं हुआ, हाँ। तो एफ इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, 3 1 जा 0.6666, छक्का 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 छक्का,
रेकरिंग नंबर आएगा, इसको राउंड अप कर दो, राउंड ऑफ कर दो, 0.67 लिख दो यहां पे, तो फोकल लेंथ क्या मिल जाएगा मेरे को, F इक्वल्स टू 0.67 मीटर्स, बराबर, डब्बा बना दो इसके ऊपर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो तुम्हारा लेंस कौन सा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस, ये हमने थियरी में पढ़ा हुआ है, बराबर है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर प्लस है, याद रखना पावर प्लस है तो मेरा फोकल लेंथ प्लस ही आएगा, करेक्ट। तो पावर को देख के मेरे को पता चलेगा कि कॉन्वेक्स है, प्लस रहेगा तो कॉन्वेक्स, माइनस रहेगा तो कॉन्केव। पावर को देख के समझ में आ जाता है टाइप ऑफ लेंस कौन सा है, पहली बात। एंड कॉन्वेक्स लेंस कहां यूज होती है, हाइपरमेट्रोपिया में, फार साइटेडनेस, दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता, दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एंड कॉन्वेक्स लेंस यहां पे यूज होती है। मुझे क्या है, मुझे मायोपिया है, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता, एंड मेरी चश्मे की लेंस क्या है, कॉन्केव है, इसका पावर क्या है, माइनस है, नेगेटिव है, -1 है। इज दिस वेरी क्लियर, हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव पावर। इतना दिमाग में फिट हुआ तो अगला वाला सवाल बहुत इजी जाएगा। सुरभि फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th यूजेस स्पेक्टेकल, ऐसा एरो लेके सुरभि के आंख में मारेंगे, आंख फोड़ देंगे एरो से। द पावर ऑफ लेंस इन स्पेक्टेकल इज 0.5 डायोप्टर्स, ठीक है, पावर क्या है, पॉजिटिव है, 0.5 डायोप्टर्स। तो पॉजिटिव पावर है तो मेरे को पता चल गया कि कॉन्वेक्स लेंस है, एंड कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन आवर स्पेक्टेकल। पॉजिटिव पावर है तो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, सुरभि सफरिंग फ्रॉम, कौन सी बीमारी है बेचारी को, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, ठीक है। फार साइटेडनेस, दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता। एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन अ स्पेक्टेकल, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इक्वल्स टू 1/f। चलो f किस में रहेगा तुम्हारा, f रहेगा इन मीटर्स। चलो पावर दिया है 0.5 इक्वल्स टू 1/f, f इक्वल्स टू 1/0.5, ठीक है, 0.5 को नीचे ले लेंगे। डेसिमल बगुन माला भीती वाटते तो सिंप्लीफाई 10/5, 5 1 जा एंड 5 2 जा, तो फोकल लेंथ क्या आ गया, 2 मीटर। अब इसको आप मीटर में भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर खुजली है, खाज है, तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर करके डब्बा बना दो, एंड आंसर यहां पे आ गया, सिंपल एज दैट। लास्ट न्यूमेरिकल फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम स्पेस मिशन, ये आया था 3 मार्क के लिए इन योर बोर्ड एग्जाम। चलो, इफ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, ये अर्थ लिया है एंड ये कोई तो भलता प्लैनेट है, अर्थ का मास है me, तो इस प्लैनेट का मास mp विल बी 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, है ना, 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस है re, रेडियस ऑफ अर्थ, तो इस बड़े वाले प्लैनेट का रेडियस कितना है, rp इक्वल्स टू 2 टाइम्स re, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, बराबर है। What will be the escape velocity for that planet, इस बड़े वाले प्लैनेट का escape velocity कितना रहेगा, अर्थ का कितना है, escape velocity for earth, v escape earth equals to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अपने को इस बड़े वाले प्लैनेट का v escape p, escape velocity for planet फाइंड करना है। कहानी समझ में आई, इसका मास कितना है 8 टाइम्स, रेडियस कितना है 2 टाइम्स, अपने को क्या फाइंड करना है, escape velocity for the planet। चलो सिंपल सॉल्यूशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है। गिवन डेटा लिखो, मास ऑफ द प्लैनेट 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, लिख दिया। टू फाइंड, क्या ढूंढना है मेरे को, वी एस्केप प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी फॉर द बड़ा वाला प्लैनेट। फॉर्मूला क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का, √2gm/r, ये फॉर्मूला अपने को आना मांगता है, वी नीड टू बाय हेड द फॉर्मूला। चलो सॉल्यूशन, पहले मैं अर्थ के लिए लिखूंगा इक्वेशन, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, वी एस्केप अर्थ इक्वल्स टू √2gme मास ऑफ अर्थ अपॉन re रेडियस ऑफ अर्थ, बराबर है। इक्वेशन, अच्छा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, इतना अपने को पता है। अभी मैं प्लैनेट के लिए लिखूंगा, वी एस्केप ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी √2gmp मास ऑफ प्लैनेट अपॉन rp रेडियस ऑफ प्लैनेट, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बहुत सिंपल बात है, mp के जगह पे हम 8 me लिख सकते हैं, तो 2g mp इक्वल्स टू 8 me, तो आई विल राइट 8 me हियर, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, अपॉन rp के जगह पे 2re ऐसे लिख सकते हैं, 2re, ठीक है। अच्छा अभी सुनो मेरी बात, 2gme अपॉन re, मुझे बताओ ये रहा 2gme अपॉन re, इसका वैल्यू मुझे पता है,
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं साइड में लिखूंगा 2GME अपॉन RE, इसको अपन साइड में ले लेंगे। तो अंडर रूट 8/2 साइड में लिया है एंड 2GME अपॉन RE अपन ने साइड में लिया। अब इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 4 जा, है ना। सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, 1 जा एंड 4 जा, 2 4 जा 8। तो अंडर रूट 4 इंटू 2GME अपॉन RE आ गया। 4 का रूट अपने को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 इंटू अंडर रूट 2GME अपॉन RE। अब इसका वैल्यू मुझे पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। ये अपने पास वैल्यू है 2GME अपॉन RE। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल राइट 2 इंटू 11.2, तो अपने को आंसर आ गया 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। डब्बा बना दो उसके ऊपर एंड आंसर लिख दो। द एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट विल बी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी सिंपल सॉल्यूशन। सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे आपने एक बार सिर्फ वैल्यू डाल दिया ना 8ME अपॉन 2RE, खत्म। उसके बाद सिर्फ रीअरेंज करो, इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड आंसर आ गया 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे होते हैं हमारे सारे न्यूमेरिकल्स समाप्त। इसका कोई एंड स्क्रीन नहीं है मेरे पास। आई डोंट नो लेक्चर कितना बड़ा हुआ है, लेकिन आई विल 1 घंटे के अंदर ही हुआ होगा शायद, मेरे हिसाब से 1 घंटे के आसपास होगा। लेकिन यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं। एंड अगेन आई विल नेवर से कि इतना ही करके जाना है एग्जाम में, इसके ऊपर भी आप करते रहो। लेकिन इतना करके चले जाओगे ना, 1 घंटे को डालो 1.5x पे, फटाफट देख लो पूरा 40 मिनट्स में आपका सारा 14 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएगा। एंड आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा लाइक करो वीडियो को। जितना आप लोग लाइक करते हो ना, इतना ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, इसकी रीच बढ़ जाती है। एंड दैट इज़ वाई अच्छा कंटेंट अगर आपको लगता है जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, इट शुड बी लाइक्ड टू सपोर्ट द क्रिएटर, और कुछ नहीं। शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड और कोई भी कमेंट्स हो आपके, कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट में डालिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टूडल्स।